न्यूज के प्रायोजक ओपन एयर रेस्टोरेंट लखनऊ में अब नवाबी जायके का एक बेहतरीन स्थान। सह प्रायोजक रुद्राक्ष कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। अब लखनऊ में घर खरीदना हुआ और आसान। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम ऐसे युवाओं की तलाश कर रहे हैं जो समाज सेवा के साथ साथ देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं और आने वाले 9 वर्ष में उनका क्या संदेश है इस बारे में भी हम जानते हैं। तो हम सीधे वार्ता करते हैं आज ऐसे ही तेज तर्रार सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय युवा दुर्गेश शर्मा जी से, जो कि रियल एस्टेट का काम करते हैं और कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। जी दुर्गेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपका क्या व्यक्तिगत परिचय है इस बारे में बताइए। जी, मैं एक रियल एस्टेट से व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा, मेरी कंपनी का नाम रुद्राक्ष कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। मैं बेसिकली उन्नाव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लखनऊ में रह रहा हूँ। तो 9 वर्ष है, ऐसे में आपका क्या संदेश है, किस तरह से युवा आगे बढ़े? सबसे पहले मैं संपूर्ण देशवासियों प्रदेशवासियों को 9 वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो भी 2020 में महामारी या अन्य गतिविधियां देश के साथ हो रही हैं, मैं चाहता हूं कि नए वर्ष में हर किसान को नया और इन गतिविधियों से जो कोई भी चीज़ों से गुजरना ना पड़े। यही मेरी देशवासियों से हार्दिक शुभकामनाएं। तो समाज सेवा के क्षेत्र में आप काफ़ी सक्रिय हैं, ऐसे युवाओं की तलाश है हमारे चैनल को, जो कि युवाओं को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ें। तो ऐसे में समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आए और क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारा मूल सिद्धांत ये था कि जो भी पढ़ाई लिखाई करके जो युवा नौकरी सरकारी पा गया है तो ठीक है, नहीं सरकारी नौकरी पाया है तो उसको प्राइवेट नौकरी नहीं करनी चाहिए। अपना कोई भी छोटे लेवल से बिजनेस करता है, 10 साल 5 साल जितने दिन वो बिजनेस करेगा आगे ही बढ़ जाएगा। और युवा भविष्य जो देश का भविष्य है, लेकिन सरकार को क्या कहा जाए, ना सरकार उस पर युवा पे ध्यान देती है। कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो सफाई कर्मी की ही ले लीजिए, उसमें पीएचडी होल्डर तक जो है अपना फॉर्म डालते हैं। ये देश का जो सरकार की नीति है, उस नीति के अनुसार बेरोजगार बिल्कुल दर की ठोकर खाते हुए घूम रहा है। यानी कि जो सरकारी योजनाएं हैं धरातल पर नहीं आ पा रही हैं, या कहीं कहीं क्या कमियां हैं? आखिर सरकार में कमियां हैं या इस तंत्र में कमियां? ये सरकार में कमियां कह लीजिए या भ्रष्टाचार कह लीजिए। जो भी युवा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से कहीं उनसे इतनी मोटी रकम मांग दी जाती है, उस कारणवश वो आगे नहीं बढ़ सकता है, नौकरी में आ नहीं सकता है। और क्राइम का भी यही एक अंदाज है। क्राइम में भी जितना भी युवा आ रहा है, आप चाहे पुलिस महकमा हो या कोई भी महकमा हो, सरकार निष्पक्ष जांच कोई नहीं करती है। किसी को भी गरीब को देखा और गरीबी देख करके उसका नाम डाल दिया गया। जो देश को आगे पहुंचाने वाला व्यक्ति है या कोई अपना नौकरी करने वाला है, हाई स्कूल में है, अगर उसको क्राइम की नज़र में थाने से या किसी पुलिस प्रशासन ने उसको गरीब तबका देख करके उसको जो है नॉमिनेट कर दिया, तो आगे वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। यही जो है भारत का दुर्भाग्य है, या कह लीजिए कि समाज का दुर्भाग्य है, जो है युवा कुछ कर नहीं पा रहा है। आपने किसान संगठन में भी आपने ज्वाइनिंग की, किस पर की? मैं नव भारतीय किसान संगठन का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और मेरे संगठन के माध्यम से जो भी दैनिक स्थिति किसान की होती चली जा रही है, वो किसान खाली मेहनत करके अपना पेट नहीं पाल पा रहा है। और इस किसान की स्थिति को देखते हुए हमारा संगठन लगाकर प्रदेश लेवल से और देश लेवल पे धरना दे रहा है। जो भी सरकार के द्वारा आया हुआ अनुदान होता है, गरीब तबके को, एक गरीब किसान को कुछ नहीं मिलता है। खाली पेपर पे एक लिखित कार्रवाई हो करके जो है भ्रष्टाचार में लिप्त जो है
सरकार कर रही है, किसान दर की ठोकर खाते हुए घूम रहा है। यानी आपका कहना है कि किसान की आय जो सरकार की तरफ से कही जा रही है कि दुगनी हो रही है, उस पर भी नहीं काम हो रहा है। किसान तो खाली अपने कपड़ों का मोहताज होता चला जा रहा है। अपने कपड़े खाली उसकी जमीन का नाम है, लेकिन वो अपने वस्त्र नहीं पहन सकता, कपड़े उसके लिए नहीं पहन सकता है। ये स्थिति ये है, खाली कागज पे काम हो रहा है, पेपर पे काम हो रहा है। बस किसान को अगर वास्तविक जिंदगी दिया जाए कि अभी सर्वे करा लिया जाए किसी भी गांव क्षेत्र का, जो व्यक्ति 10 बीघे की जमीन है वो अपना परिवार नहीं चला सकता है। तो क्या कहीं न कहीं शिक्षा की कमी है या जागरूकता की कमी है या संवैधानिक नॉलेज नहीं है? किस तरह से वो धरातल पर नहीं आ पा रहा है और समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहा है? ये सरकार की भ्रष्टाचार की कमी है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, किसी भी, अब चाहे वो किसान के शौचालय की बात हो या भवन निर्माण की बात हो, अगर सेक्रेटरी आता है या प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान के द्वारा उससे 10,000 20,000 का पहले ही रकम की मांगा जाता है, उस रकम को किसान कैसे दे सकता है? अपना जीवन चलाने के लिए वो अपने फसल तो नहीं तैयार कर पा रहा है, कहाँ से वो अपना इतना रकम दे पाएगा? शौचालय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि आज भी पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूँ कि अगर हर गांव का सर्वे कराया जाए जिसमें 60% भी शौचालय नहीं बने होंगे, और सिर्फ पेपर में दिया जा रहा है कि शौचालय 80% का काम हो गया, 50% 70% का काम हो गया, लेकिन कोई भी काम सिर्फ कागज पे हो रहा है। अधिकारी सब भ्रष्ट हो गए हैं, ना अधिकारियों को कोई सुन रहा है। कोई भी किसान, जब आम जनता इस तरीके से हो रही है तो उसमें क्या किसान क्या कर सकता है? किसान तो खाली जो है मोहताज हो रहा है 10 रुपए का, उसका चावल है, गेहूं धान है, अब 1100-1200 रुपये प्रति क्विंटल है। अभी आप किसी आउटलेट से, किसी भी बिग बाजार स्टोर से आप लेने जाइए, 80 रुपये से लगा करके 120-150 रुपये तक जो है प्रति किलो चावल चल रहा है। वो चावल किस किसान के खेत में पैदा हो रहा है? यानी कि बिचौलियों के हाथों बेचा जा रहा है। किसान की जो मेहनत की कमाई है उसको नहीं मिल पा रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारा बस यही कहना है कि जो भी इंडस्ट्रीज लगाए हुए हैं, जो भी व्यक्ति खाली रैपर में वही धान को जो है चावल बना दिया गया और चावल बना करके आउटलेट पे आया, बिग बाजार या किसी भी स्टोर में। किसान जो अध्यादेश जारी हुआ उसका विरोध हो रहा है, अभी तक किसान अड़े हुए हैं, तो क्या यही वजह है? अब यही वजह है कि डीजल पेट्रोल की महंगाई इतनी होती चली जा रही है। आलू चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, यहाँ तक कोई भी फसल किसान की सही रेट पे, सरकारी रेट पे इतने कम रेट में मांगी जा रही, किसान कहाँ से देगा? दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो गेहूं को लेकर के हो, गवर्नमेंट की तरफ से उसकी खाद्यान्न जो आता है बीज भंडार के, कोई भी ना खाद मिल रही है, ना किसान को बीज मिल रहा है। उसमें किसान अब ब्लैक के थ्रू खरीद रहा है, जो बोरी 1400 की है उसको 2000-2500 की पड़ रही है। तो ये सब किसान की महामारी पे ही तो असर आ रहा है। जी, आप कहना चाह रहे हैं कि देश में जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा है, तानाशाही चल रही है, या बिचौलियों के हाथ किसानों की मेहनत की कमाई बेच दी जा रही है, उनका मेहनत नहीं मिल पा रहा है, आपका ये कहना है। तो मैं जाते जाते ये जानना चाहता हूँ कि आखिर विश्व महाशक्ति संपन्न कैसे बनेगा और किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बन सकता है, जो कि मोदी जी का भी सपना है, और युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ने की मुहिम चलाई जा सकती है? आप एक युवा हैं, इस पे बारे में चलते चलते आज की सवाल। देखिए, जब तक कोई भी युवा हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो स्वयं अपना रोजगार नहीं स्थापित करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और किसी भी सरकार के दिए हुए अनुदान से किसी भी व्यक्ति का 1% उसका काम नहीं होगा। स्वयं युवा को मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके अपने आप को जो है भारत के अंदर एक नया रूप के स्थान पे उसको स्थापित करना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपके माध्यम से क्या हो सकता है? हमारे माध्यम से ये है कि मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा कि मैं 2010 से मैंने बिजली विभाग की ठेकेदारी करना चालू किया था। उस दौरान जितने भी मेरे साथी थे या मेरे युवा जो बेरोजगार थे, उनको मैंने रोजगार दिया, और मेरा प्रयास रहता है कि आज मैं रियल एस्टेट के व्यवसाय में आया हूँ, और हर व्यक्ति का जो भी बेरोजगार है वो हमारे माध्यम से रोजगार पाए। मेरा रुद्रास कंस्ट्रक्शन में रियल एस्टेट के नाम से मेरा जो है सोसाइटी चल रही है,
और जो भी युवा हमारा बेरोजगार है, मेरे द्वारा किसी भी तरीके से उसको जो है सहायता दी जाएगी। चाहे वो हमारे प्रदेश का कोई भी युवा हो, किसी भी लेवल पे अगर वो हमसे संपर्क करता है, उसको मेरा प्रयास रहेगा कि उसको कहीं ना कहीं रोजगार दिलाया जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। और हमारे उत्तर प्रदेश की सभी निम्न किसानों से या निम्न वर्ग से एक हमारी कंपनी के माध्यम से एक अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति को, मेरा भी एक सपना है कि हर गरीब का आवास शहर के अंदर हो, जिसके माध्यम से मेरी कंपनी के माध्यम से हर व्यक्ति को लगा करके 8 लाख से 50 लाख रुपए तक मकान देने का श्रेय है कि जो गरीब वर्ग अपना घर लखनऊ बना ले या अपने किसी भी शहर में बनाए। लेकिन मेरी प्रेजेंट टाइम कंपनी जो है लखनऊ में कार्य कर रही है और कुछ मेरे यहाँ जो सेल्फ फाइनेंस पे प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे गरीब तबका है, गरीब वर्ग है जो अपना मकान किराए पे रह करके अपना गांव से आकर के अपना पालन पोषण करने के लिए शहर आए हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ किराया देकर ही अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं। लेकिन उनका कोई आवास आज तक शहर के अंदर, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो चाहे किसी के माध्यम से हो, लेकिन आज तक उनको सरकार ने मकान आवास नहीं दिया है। वो हमारी कंपनी का श्रेय यह है कि हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे 400 स्क्वायर फीट का हो, चाहे 500 स्क्वायर फीट का हो, चाहे 300 स्क्वायर फीट का हो, जो कम पैसे की लागत में उनको आवास दिया जाएगा। और सेल्फ कंपनी खुद फाइनेंस कर रही है, जो उनके 10 साल या 15 साल की किस्तों में जो किराया दे रहे हैं, उस किराए के माध्यम से सरकार जो है कंपनी पैसा लेगी और उनको आवास देने का पूर्ण योगदान देगी। तो कहीं न कहीं आप एक सबको अपना मकान बनाने की भी, रहने की भी आपने योजना बना डाली है। निश्चित रूप से जिस तरह से आवास योजना सरकार चला रही है, ऐसे में आपकी कंपनी भी आवास योजना के तहत लोगों को 15 साल 10 साल के तहत ऋण मुहैया करा रही है। किस्तों में आप उनको अपना मकान देंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है। अगर लोग किराया देके 3,000 4,000 5,000 से लेके 15-20 हज़ार तक देते हैं, तो अगर उनका मकान नहीं हो पाता है, और ऐसे में अगर आपकी कंपनी इस तरह से प्रोजेक्ट करती है, किसानों का, युवाओं का, गरीब तबके का सहयोग करती है, तो निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप युवाओं के बारे में इतना सब कुछ सोचते हैं और आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने संदेश दिया। तो चलते चलते आखिरी सवाल कि आप जैसे युवा अगर सभी जागरूक हो जाएं, तो ऐसे में देश सुधर सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। लेकिन उनको इस तरह की सोच में या इस तरह की आत्मनिर्भरता के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे? मेरा बस एक ही सोचना है, कोई भी युवा हो, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय से हो, बस उसको अपना एक ही मेरा उद्देश्य है, किसी भी इंडस्ट्रीज में वर्क ना करके, वो चाहे 10,000 चाहे 20,000 किसी तरीके से वो पैसे को इकट्ठा करके अपना ही रोजगार वो करे, जिससे कभी भी उसको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नए उद्योगपतियों के यहाँ नौकरी करके जब भी व्यक्ति चाहे बीटेक किया हो, चाहे एमटेक किया हो, चाहे ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी शिक्षा से वो आगे जा करके नौकरी करता है, उस कंडीशन में जब भी उसको 10,000 20,000 50,000 तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है, लेकिन जिस दिन कोई भी मालिक उसको अगर अपनी कंपनी से हटाता है, वो फिर वो आकर के उसी जगह खड़ा होता है जहाँ से वो शुरू होता है। इसी जगह हमारा ये सभी देशवासियों के जितने भी युवा भाई हमारे हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि अपना व्यवसाय करें, चाहे वो ठेला ही पूड़ी का क्यों ना लगाए, लेकिन 10 साल में पूड़ी का ठेला लगाने के बाद उसको इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ भी पकौड़ा बेचे, चाहे वो ठेला लगाए, लेकिन ये गारंटी है कि 10 साल में उस व्यक्ति का उस जगह से एक नाम होगा और एक फिक्स इनकम हो जाएगी। तो संगठन के माध्यम से युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं राजनीति में बहुत दिन से रुख रखना चाहता था, लेकिन किसी भी इस तरीके से पार्टी या किसी भी सहयोग से मुझे राजनीति का अवसर नहीं मिला। लेकिन हमारे मित्र कह लीजिए या प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए जीत बहादुर यादव जी, जो हमको नव भारतीय किसान संगठन में, और हमारे प्रदेश प्रवक्ता अनूप कुमार मिश्रा जी का ये पूर्ण योगदान है, जो मुझे युवा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नव भारतीय किसान संगठन में लाया गया है। और मैं संगठन को किसी भी हालत में या किसी भी तरीके से मैं
बहुत आगे तक पहुंचाने का मेरा पूर्ण योगदान रहेगा। धन्यवाद आपका। तो दुर्गेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आई कनेक्ट मीडिया से बात करने के लिए। और आप जैसे युवा अगर इस तरह की सोच रखते हैं और निश्चित रूप से आपने जो मुहिम छेड़ रखी है युवाओं को जागरूक करने का और अपने संगठन के माध्यम से भी आगे बढ़ने का, तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है और हमारा जो देश का युवा है आत्मनिर्भर बन सकता है अगर आपके बताए हुए रास्ते पर चले। और चाहे वो पकौड़ा बेचे, चाहे वो पूरी सब्जी का ही ठेला लगाए, लेकिन वो आत्मनिर्भर बने, अपना रोजगार करना चाहिए। और तमाम सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको भी प्रशिक्षित होकर आगे बढ़े, चाहे स्वतः रोजगार करे, तभी युवा आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए शिक्षा की भी कमी है, तो उसको भी पूरा करने की आवश्यकता है। शिक्षित बनो, जागरूक बनो और आत्मनिर्भर बनो, ये आपका संदेश है। आई कनेक्ट न्यूज के लिए लखनऊ से मैं सुभाष।